हेलो एवरीवन, आई एम शिव कुमार सिन्हा। वेलकम टू यूट्यूब चैनल माई ऑब्जर्वेशन लाइफ। आज एक नए विषय पर चर्चा प्रारंभ कर रहे हैं, वह है डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट। जो मेरा चर्चा का विषय है, डिस्कशन ऑन रिजर्वेशन इन एम्प्लॉयमेंट, रोजगार में आरक्षण पर चर्चा करेंगे। भारत के राजनीतिक में भी काफ़ी चर्चा का विषय रहा है और समाज में भी बहुत विवादास्पद रहा है मुद्दे पर। इस मुद्दे पर चर्चा प्रारंभ जो करेंगे, चूँकि हम एम्प्लॉयमेंट की बात कर रहे हैं, अतः रिक्रूटमेंट का प्रोसेस को समझना होगा। रिक्रूटमेंट किसी भी तरह की बहाली के या भर्ती के जो तरीके हैं, वो दो तरीके हैं, एक फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट और एक प्लंडर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट। कहा जाए, एक जो है स्वच्छ जो बहाली के जो प्रक्रिया है वह फेयर सिस्टम है, और दूसरा प्लंडर मतलब लूट सिस्टम। जो फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट है, यह फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट मेरिट बेसिस पर होता है। कंपटीशन जो मेरिट मेजरमेंट का जो तौर तरीका है वह डिग्री है और कंपटीशंस है, प्रतियोगिता परीक्षा है, इंटरव्यू है। यही हमारा जो है फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट का आधार है। और जो प्लंडर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट है, इसमें है कि एक तरह से लूट पद्धति है। जो सरकार, ये खासकर अमेरिका में पहले प्रचलित था, अभी नहीं है। अमेरिका में जो चुनाव जीतकर जो सरकार आती थी, वह अपने साथ एक नया सेट ऑफ स्टाफ को भी लाती थी, और पुराने जो प्रेसिडेंट की जो स्टाफ रहते थे उनको प्रशासन से मुक्त कर दिया जाता था। और यह कैरियर सर्विस नहीं बल्कि एक एडहॉक अरेंजमेंट था। जब तक चुनाव जीती हुई सरकार रही तब तक वह सेट ऑफ स्टाफ अपना कार्य करता था एडहॉक अरेंजमेंट पर। और इस सिस्टम को प्लंडर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट कहते थे, यह लूट पद्धति थी। इस पद्धति को दुनिया में अस्वीकार कर दिया गया है और अब सभी जगह फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट किसी न किसी रूप में कार्यरत है। ऐसे कहीं कहीं कोई सरकार कुछ अपने लोगों को, खासकर अपने आप्त सचिव वगैरह का या और लोगों का जो चयन करती है, इसमें अपने इच्छानुसार किसी व्यक्ति को रख करके या कुछ बहाली कर लेते हैं। प्लंडर सिस्टम का एक कहीं कहीं अंश देखा जाता है। कोई सरकार अपने सत्ता में आने पर कुछ दिनों के लिए, जैसे सरकारी वकील का जो पैनल बनता है, वह सरकार अपने सत्ता के साथ 3 बरस 5 बरस के लिए, एडवोकेट जनरल का पूरा सेटअप है, गवर्नमेंट एडवोकेट वगैरह का, वह अभी भी प्लंडर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट का एक हिस्सा है। लेकिन ऑन द होल एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम जो है वह फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट पर ही है। अब इस फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट के में दो तरह का है। एक मेरिट प्रोटेक्शन सिस्टम है और दूसरा जो है मेरिट कम प्रोटेक्शन सिस्टम है। एक टैलेंट को सुरक्षित किया जाता है, टैलेंट, द बेस्ट टैलेंट को चयन किया जाता है। इस चयन के लिए कॉम्पिटिटिव परीक्षा वगैरह या इंटरव्यू वगैरह जो लेने का तरीका हो, कमीशंस डिसाइड करती है। पब्लिक सर्विस कमीशन एक स्वतंत्र आयोग होता है जो बहाली करती है। जैसे यूनियन में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन है और हर स्टेट में स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन है। यह बहाली करती है और पूरी तरह पारदर्शी ढंग से एग्जाम कंडक्ट करा करके प्रतियोगिता के आधार पर मेरिट को प्रोटेक्ट करते हुए मेरिट प्रोटेक्शन सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट हुआ। दूसरा जो रिक्रूटमेंट का तरीका है, मेरिट कम प्रोटेक्शंस को ध्यान में रखकर जो सिस्टम है, जिसमें रिजर्वेशन आता है, यह भी फेयर सिस्टम ऑफ रिक्रूटमेंट का एक हिस्सा है। ये दोनों कहा जाए कि एक मेरिट प्रोटेक्शन थ्योरी हो गया और दूसरा मेरिट कम प्रोटेक्शन थ्योरी। एक पूरी तरह योग्यता आधारित नियुक्ति हो गया और एक योग्यता सह आरक्षण आधारित नियुक्ति है। ये दोनों संवैधानिक है। संविधान की धारा 16(1) में और 16(2) में जो बातें कही गई है, वह जो है कहा जाए कि मेरिट प्रोटेक्शन थ्योरी पर आधारित रिक्रूटमेंट पद्धति की बात कही गई है।
इसके लिए एक आयोग होगा। आयोग जो है प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर इस मेरिट को प्रोटेक्ट करते हुए द बेस्ट टैलेंट को द बेस्ट सर्विस के लिए चयन करेगी। दूसरा, संविधान की धारा 16(3)(4)(5) में यह व्यवस्था की गई है कि सरकार अगर यह महसूस करती है कि किसी वर्ग विशेष का उत्थान नहीं हुआ है तो उसके उत्थान के लिए, महिलाओं के उत्थान के लिए, बच्चों को संरक्षण देने के लिए वह विशेष कानून बना सकती है। और यही विशेष कानून जो है कहा जाए मेरिट कम प्रोटेक्शन थ्योरी ऑफ रिक्रूटमेंट है और यही रिजर्वेशन है। सरकार जो विशेष प्रोविजंस संविधान की धारा 16(3)(4) और 5 के प्रावधान के अंदर संसद जो बनाती है वही जो थ्योरी है जो विशेष सुरक्षा के लिए, विशेष राहत देने के लिए, विशेष वर्ग विशेष को उत्थान के लिए जो आरक्षण के नियम बनाए हैं, रिक्रूटमेंट का जो नियम डिसाइड किया है, यही आरक्षण यही है। यह बेसिकली हमारा संवैधानिक बात जो है कि एक तो मेरिट प्रोटेक्शन थ्योरी पर धारा 16(1) और 2 है, दूसरा मेरिट कम प्रोटेक्शन थ्योरी पर आधारित जो है रिजर्वेशन वह धारा 16(3)(4) और 5 के तहत संसद ने जो विशेष कानून बनाया है वही है। यही जो है भारत की राजनीतिक में कभी कभी विवाद का विषय हो जाता है। यह जो है मेरिट कम प्रोटेक्शन थ्योरी देने के लिए जो लाभान्वित वर्ग की पहचान की जाती है उस पहचान पर कभी कभी विवाद होता है और कुछ लोग इस पर विवाद करते हैं कि जन्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए, आर्थिक आधार पर होना चाहिए या शैक्षणिक आधार पर होना चाहिए। इस पर कई तरह की विवाद है, इसमें कोई दो मत नहीं है, विवाद है। अगर हम इसके गहराई में, इतिहास में जाते हैं तो हम देखते हैं कि अति प्राचीन समय में हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था था और वर्ण व्यवस्था का आधार कहीं ना कहीं बुद्धि, ज्ञान और कर्म था, पर आधारित वर्ण व्यवस्था थी। लेकिन यह जो बुद्धि, ज्ञान और कर्म पर आधारित जो वर्ण व्यवस्था था वह किसी कारणवश जन्म के आधार पर वर्चस्व की बातें होने लगी और जो जन्म के आधार पर जो वर्चस्व की बातें आई तो उससे एक जाति प्रथा का विकास हुआ और यही जाति प्रथा के कारण, वर्चस्व की लड़ाई के कारण कुछ रेशियल डिस्क्रिमिनेशंस भी आया। कुछ जन्म के आधार पर जाति विशेष के लोगों ने किसी वर्ग विशेष के साथ अन्याय किया। जनरली सत्ताभोगी वर्ग और गुलाम वर्ग होता ही रहा, तो जो अन्याय हुआ वर्षों से वह प्रीत कहा जाए कि अछूत हो गया, या समाज का जो वर्ण व्यवस्था का जो चौथे पौदान पर था, तीसरे पौदान पर जो था, कहा जाए कि ब्राह्मण और क्षत्रिय उच्च वर्ग की श्रेणी में आ गए, वैश्य और क्षुद्र जो है निम्न श्रेणी में आए और विशेषकर यहीं से जाति व्यवस्था, एक दूसरे जाति पर डोमिनेट करने के लिए जाति व्यवस्था का जन्म हुआ और ये इतना जकड़ गया जाति व्यवस्था कि हम जात के आधार पर कुछ लोग काफ़ी धीरे धीरे दब करके नीचे चले गए। उनके उत्थान के लिए आज़ादी के बाद यह विशेष प्रावधान संसद की है ताकि उनका उत्थान हो और इसी को लेकर के कहीं न कहीं आरक्षण की व्यवस्था जातीय आधार पर की गई। यह एक कंसेप्ट बहुत पुराना ऐतिहासिक तथ्य है, अति संक्षेप में रेफरेंस के संदर्भ। दूसरा जो है इसका संदर्भ रेफरेंस हम देते हैं कि इसका विकास जो है, कहा जाए कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान भी कहीं न कहीं इसका बीज अंकुरित हो गया। यह बीज अंकुरित होने में कहीं न कहीं अंग्रेजों का डिवाइड एंड रूल की भी नीति रही। जब कांग्रेस, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने एक सेफ्टी वॉल्व के रूप में किया था, लेकिन कांग्रेस के अंदर राष्ट्रवादी भावना बढ़ने लगी और अंग्रेज विरोधी राष्ट्रवादी भावना को पनपने से रोकने के लिए फिर अंग्रेज ने हिंदू मुस्लिम का विवाद किया और मुस्लिम के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की और यह बात जो है अंततः पाकिस्तान के जन्म का कारण बना। फिर इसी क्रम में
अंग्रेज ने फिर कांग्रेस की राष्ट्रवादी भावना को तोड़ने के लिए कॉमनल अवार्ड की बात की, जिसमें विभिन्न धर्मों को अलग अलग व्यवस्था की गई और हिंदू धर्म में भी जो कहा जाए कि अछूत और सामान्य दो वर्ग में विभक्त करके अंग्रेजों ने जो निम्न वर्ग दलित वर्ग हैं उनके लिए दो मताधिकार, ड्यूल वोटिंग राइट्स की व्यवस्था की, जिसका आधार था कि जो दलित वर्ग हैं, दलित हिंदू हैं, उनके लिए विशेष सुविधाएं दी जाए, उनको दो मत देने का अधिकार हो। एक सामान्य वर्ग के जो हिंदू उम्मीदवार होंगे उनको भी अपना मत देंगे और दूसरा जो दलित वर्ग के उम्मीदवार होंगे उनके लिए भी वो मत देंगे। अर्थात सामान्य वर्ग को एक ही मताधिकार का प्रयोग था सिर्फ अपने उम्मीदवार को चुनने के लिए, लेकिन दलित हिंदू का दो मताधिकार की बात की गई, जिसका गांधी जी कहा जाए कि काफ़ी विरोध किए और इस पर वो अनशन वगैरह भी किए। अंततः अम्बेडकर को झुकना पड़ा और पुनः पैक्ट करना पड़ा, और उस पुनः पैक्ट के तहत महात्मा गांधी ने एक कमिटमेंट किया कि भारत अगर आज़ाद होगा तो हम दलित हिंदुओं के लिए विशेषाधिकार की व्यवस्था करेंगे, और यही विशेषाधिकार कहीं न कहीं आरक्षण का व्यवस्था का संविधान में करने के लिए व्यवस्था किया गया। यही इसका पूर्व इतिहास है। बस संदर्भ में इतना ही, फिर हम आगे चर्चा करेंगे। अब आते हैं कि आरक्षण के पीछे फिलॉसफी क्या रहा, आइडियोलॉजी क्या रहा। नेचुरल जस्टिस, जो बहुत दबे कुचले लोग हैं जिनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, जात के नाम पर अन्याय हुआ है, उनके जात के नाम पर उनको अपलिफ्ट करने के लिए, बराबर करने के लिए, बराबर करना एक कहा जाए नैसर्गिक न्याय है। और इसी नेचुरल जस्टिस के आलोक में विशेष व्यवस्था दलित वर्ग के लिए की गई, जो आरक्षण के रूप में विकसित हुआ। नेचुरल जस्टिस का क्या आधार है? नेचुरल जस्टिस का थ्योरी है जो जिस पर रिजर्वेशन आधारित है, जिस फिलॉसफी पर आधारित है। नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, गाइड द बॉय एंड फ्री द एडल्ट। अर्थात समाज के जो बहुत दबे कुचले लोग हैं, दलित हैं, जो बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीमली डाउन ट्रोडन है, उनको नर्सिंग नुमा आरक्षण दिया जाए। जो उससे कुछ ऊपर हैं उनको प्रोटेक्शन नुमा आरक्षण दिया जाए। प्रोटेक्ट द चाइल्ड माने प्रोटेक्शन नुमा दिया जाए। जो उससे थोड़ा ऊपर हैं और जिनको गाइड करने की ज़रूरत है उनको गाइड नुमा आरक्षण दिया जाए। और जो सामान्य वर्ग के समकक्ष हैं उनको सामान्य श्रेणी में रखा जाए, अर्थात फ्री द एडल्ट। यही फिलॉसफी है, यही आइडियोलॉजी है आरक्षण का। दूसरा जो है आरक्षण का संदर्भ है कि एक तरह से आरक्षण एक सोशल सिक्योरिटी मेजर है, एक सामाजिक सुरक्षा उपाय है। जो समाज के दलित वर्ग हैं, जो बहुत दबे कुचले हुए हैं, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, चूँकि वह स्वयं आगे बढ़ने में सक्षम नहीं है, जातीय आधार पर उनके साथ बहुत दिनों तक अन्याय हुआ है, अतः उनको ऊपर लाने के लिए एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में आरक्षण दिया जाए, ताकि वह नौकरी में, प्रशासन में आगे बढ़ करके वह जो है सामान्य वर्ग के समकक्ष हो सके। अर्थात रिजर्वेशन एक सोशल सिक्योरिटी उपाय के रूप में लागू किया गया। सोशल सिक्योरिटी उपाय खासकर वह विशेष अवधि के लिए, विशेष वर्ग के लिए होता है। सोशल सिक्योरिटी का सामान्य अर्थ है कि जब मनुष्य स्वयं सक्षम नहीं हो पाता है जो अनुकूल जो परिस्थितियों से लड़ने के लिए, तो समाज का दायित्व होता है कि उनको सहयोग कर उनको एक लेवल पर लाए और उस लेवल पर ला करके उनको जो है आरक्षण की सुविधा दे करके उनको ऊपर उद्धार करे। यही सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य होता है। और यह आरक्षण एक सामाजिक सुरक्षा उपाय के रूप में हमारे संविधान में लागू किया गया। यही मुख्य जो है
आरक्षण का बैकग्राउंड है। आरक्षण को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो रिक्रूटमेंट की पद्धति थी, फेयर रिक्रूटमेंट जो पॉलिसी था, उसका लिए एक देश में स्वतंत्र आयोग बनाया गया जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन केंद्र में है और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन सभी स्टेट में। यह स्टेट सर्विस कमीशन या यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का काम था कि सरकार जो आरक्षण संबंधी संविधान की धारा 16(3)(4) के तहत तो विशेष व्यवस्था जो किया है, जो विशेष कानून बनाया है, उस कानून के आलोक में फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम की मानक को ध्यान में रखते हुए द बेस्ट टैलेंट को खोजकर पब्लिक सर्वेंट बनाना, यही जो है कमीशन का उद्देश्य था। और इसलिए कहा जाए कि यह जो रिजर्वेशन है वो मेरिट कम प्रोटेक्शन थ्योरी पर आधारित है। यह पूरी तरह रिजर्वेशन नहीं है, यह कोई प्लंडर सिस्टम नहीं है और यह एडहॉक अरेंजमेंट नहीं है, यह एक कैरियर सर्विस है। और सिर्फ इसका उद्देश्य है कि जो मेरिट में सामान्य वर्ग के लोग आते हैं उससे अगर 1-2% कम के भी मार्क्स को लेकर उसको बराबर करके उसको कुछ सीट जो मानक डिसाइड की है सरकार, उस सीट्स पर भर्ती की जाए, यही है। अर्थात अगर सामान्य वर्ग का कट ऑफ मार्क्स मान लेते हैं कि 100 में अगर 70% जाता हो या 60% में सामान्य वर्ग का होता हो, तो आरक्षण के कोटे में 4-5% रिलैक्स करके कुछ दिनों के लिए उसको बहाली की जाए, सीट को भरा जाए, ताकि वह जो है अप टू द मार्क्स उनका लेवल हो जाए। जिनको नर्सिंग नुमा ज़रूरत है उनको 6-7%, जिनको प्रोटेक्शन नुमा ज़रूरत है उनको 5%, जिनको गाइड नुमा ज़रूरत है उनको 2%, इस तरह का आरक्षण को दे करके 2% मार्क्स का अंतर, पोस्ट का नहीं, रिजर्वेशन का जितना संख्या डिसाइडेड है परसेंटेज वो अलग है, जो कट ऑफ मार्क्स में 2-3% का अंतर में बहाली कर मेरिट को मेंटेन करते हुए आरक्षण की सुविधा उपलब्ध कराना, यही उद्देश्य है आरक्षण का। इसी संदर्भ में हम पूरे आरक्षण के पूरे सिस्टम्स को हम कहा जाए कि टू द पॉइंट्स अलग अलग पार्ट में चर्चा करेंगे। आज इंट्रोडक्शंस में इन्हीं बातों के साथ ही साथ अभी 2-3 दिन पहले बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का रिजल्ट आया है। उस रिजल्ट पर भी एक नज़र डालेंगे। उस रिजल्ट को जब हम बारीकी से देखते हैं तो सामान्य वर्ग का जो कट ऑफ मार्क्स है वह 535 है और आरक्षित वर्ग में पिछड़े वर्ग का जो कट ऑफ मार्क्स है वह भी 535 है, अर्थात दोनों बराबर है। फिर हम देखते हैं सामान्य वर्ग की महिलाओं का जो कट ऑफ मार्क्स है वह 513 है और आरक्षित वर्ग में एसटी महिला का जो कट ऑफ मार्क्स है वह भी 513 है। अर्थात सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग दोनों का कट ऑफ मार्क्स में बराबर है। यह कहीं न कहीं चिंतन का विषय है, सोच का विषय है। यह कैसे हुआ? जब आरक्षण का नियम है कि 1-2% कम करके लोगों को अपलिफ्ट करना, तो फिर अगर सामान्य वर्ग आ गया तब तो वह सामान्य श्रेणी में आ गए, अर्थात वो फ्री द एडल्ट का फिलॉसफी है उसमें आ गए, तो फिर उनका आरक्षण कैसे हुआ? यह कहीं न कहीं चिंतन का विषय है, सोचने का विषय है। इस संदर्भ में ज्ञात हो कि कुछ लोगों का कहना है कि लोगों ने आरक्षण का ऑप्शन दिया था। जब आरक्षण का ऑप्शन दिया तो उनको अधिक नंबर लाने पर भी सामान्य श्रेणी में शिफ्ट नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उन्होंने आरक्षण प्राप्ति के लिए ऑप्शन दिया, इसलिए उनको आरक्षण कोटे में रखा गया, इसलिए वह कट ऑफ मार्क्स बराबर हो गया। अब प्रश्न है कि ऑप्शन देने से क्या सामान्य वर्ग में जाने का अधिकार समाप्त हो जाता है? फ्री द एडल्ट का कंसेप्ट ऑप्शन देने से समाप्त हो जाता है? ऐसा मैं समझता हूँ नहीं होना चाहिए, क्योंकि आरक्षण जब जो सामान्य वर्ग में आ गए, फ्री द एडल्ट का जो फिलॉसफी है,
अगर वह 535 सामान्य वर्ग का है तो आरक्षित वर्ग में जिस किसी का 535 मार्क आ गया वह कहीं ना कहीं सामान्य श्रेणी में आना चाहिए। उसके बाद 1-2% का जो रिजर्वेशंस में जो सोशल सिक्योरिटी का कंसेप्ट है, सहायता देकर अपलिफ्ट करना, उसको अपलिफ्ट करने की बात होनी चाहिए, तब ये रिजर्वेशन का मतलब है। अदरवाइज रिजर्वेशन मिलना न मिलना दोनों बराबर है, अर्थात रिजर्वेशन समाप्त होना की बात पर भी चर्चा होनी चाहिए। जब वर्ग अगर मान लेते हैं कि दोनों वर्ग बराबर है तो फिर आरक्षण क्यों? दोनों का कट ऑफ मार्क्स, न्यूनतम कट ऑफ मार्क्स बराबर है तो फिर आरक्षण क्यों? इस पर विशद चर्चा की आवश्यकता है, मार्गदर्शन की आवश्यकता है। अगर कानून बने हैं तो कानून के तथ्यों को परखने की ज़रूरत है, कानून के इम्प्लीमेंटेशंस को देखने की ज़रूरत है। मेरा किसी वर्ग विशेष के आरक्षण के समर्थन और विरोध से मतलब नहीं है, सिर्फ है कि एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर हो। जो संविधान निर्माताओं ने कहा है, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट में, कि हमारा उद्देश्य एक नेशनल लाइफ का पहचान होना चाहिए, एक डिसेंट स्टैंडर्ड की पहचान होनी चाहिए और एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर होना चाहिए। तो इस न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के आलोक में सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग के बीच जो खाई है, उस खाई को पाटने में कितना % का अंतर हो, यह भी डिसाइड होना चाहिए। यह जो है, यह इस पर चर्चा होनी चाहिए और इसकी कहीं न कहीं कोई अगर खामी है तो इसका व्याख्या कर निदान करने की बात होनी चाहिए। यह बिल्कुल स्पष्ट है। इसलिए हम इस रिजर्वेशन पर चर्चा के कई आयाम करेंगे। सिर्फ आज जो है 64वीं प्रतियोगिता परीक्षा के जो परिणाम आया है और उसका जो कट ऑफ मार्क्स आया है, सामान्य वर्ग का भी 535 और BC आरक्षित वर्ग के पिछड़े वर्ग का भी 535, सामान्य वर्ग की महिला का भी 513 और आरक्षित वर्ग के ST महिला का भी 513, यह दोनों जो बराबर है, तब आरक्षण का लाभ कैसे मिला, कैसे सामाजिक सुरक्षा की सहायता के रूप में इसे आरक्षित वर्ग में रखा गया, इस पर चिंतन की आवश्यकता है। क्या यह आरक्षण का जो फिलॉसफी है, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, गाइड द बॉय एंड फ्री द एडल्ट, उसके अनुसार है? क्या आरक्षण का यह संविधान की धारा 16(1)(2) के तहत जो समान अवसर और किसी तरह का भेदभाव नहीं करने के अतिरिक्त धारा 16, 3, 4 और 5 में जो विशेष प्रावधान किया गया है, उसके अनुसार है? अगर है तो इसका इम्प्लीमेंटेशन में कैसे हुआ कि बराबर हो गया, इस पर चर्चा होनी चाहिए। फिर दूसरे साथ ही साथ इस पर यह भी कहेंगे कि आरक्षण जो है सामान्य वर्ग का, SC का, ST का, OBC का, वर्टिकल रिजर्वेशंस है। महिलाओं का जो रिजर्वेशन है, दिव्यांग का रिजर्वेशन है, स्वतंत्रता सेनानी का है, यह हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। तो यह जो कहा जाए कि महिला हर वर्ग की महिला होगी, दिव्यांग हर वर्ग के दिव्यांग होंगे और स्वतंत्रता सेनानी हर वर्ग के होंगे, तभी जो है यह हॉरिजॉन्टल होगा, नहीं तो इसकी व्याख्याएं गलत हो जाएगी। जो रिजर्वेशन की सामान्य बातें हम जो कह रहे हैं वह है। पुनः रिजर्वेशन के विभिन्न आयामों की चर्चा हम अलग अलग पार्ट में वर्णन करेंगे। आज सिर्फ इशारा कर रहे हैं यही कि यह 535 सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग में बराबर हुआ, 513 सामान्य वर्ग और आरक्षित वर्ग में 513 बराबर हुआ। क्या यह नेचुरल जस्टिस के अनुसार है? क्या यह सोशल सिक्योरिटी मेजर्स के अनुसार है? यह जो है मेरिट कम प्रोटेक्शन थ्योरी का जो फेयर रिक्रूटमेंट सिस्टम है, उसके अनुसार है। साथ ही साथ एक और इशारा कर रहे हैं कि इंटरव्यू का और रिटन का मार्क्स, आप देखे होंगे रिजर्वेशन से मतलब नहीं है, ये अलग से है। रिजर्वेशन इंटरव्यू रिटन का जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में 900 का अंक है और इंटरव्यू का 120 का है। यह सामान्य एक मानक बातें हैं कि जितना रिटन का जो नंबर है उसका 10% इंटरव्यू होना चाहिए, अर्थात 900 अगर है
तो मेरे समझ से 90 अंक का ही इंटरव्यू होना चाहिए, 120 का नहीं। फिर भी इंटरव्यू के पर भी जो कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है, ठीक है, स्वतंत्र आयोग है, उस पर क्या कोड ऑफ कंडक्ट सरकार डिसाइड की है ये हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि स्कूलिंग, एक तो जात के आधार पर हम लोग पिछड़ापन का मूल्यांकन करते हैं, आर्थिक आधार पर नहीं, दूसरा आर्थिक आधार पर भी है, तीसरा जो है स्कूलिंग शैक्षणिक व्यवस्था के आधार पर। एक बच्चा, गरीब आदमी का बच्चा जो झोपड़ी वाला स्कूल में पढ़ता है, जैसे हम लोग अपना प्रारंभिक स्कूल में जब जाते थे बोरा लेकर स्कूल में जाते थे, स्वयं बहारते थे, सब घर की सफाई करते थे और पेड़ के नीचे बैठकर पढ़ते थे। दूसरी ओर बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो काफ़ी अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता लाख रुपया एडमिशन फ़ी देते हैं बच्चों के नामांकन में, पहला दूसरा तीसरा क्लास के नामांकन में लाखों रुपया मासिक फ़ी दे के पढ़ाते हैं। एक तरफ यह बच्चे हैं पब्लिक स्कूल के, प्राइवेट स्कूल के बच्चे, दूसरी तरफ सरकारी स्कूल के बच्चे हैं जो टूटे फूटे स्कूल में पढ़ते हैं, जिनका कठिनाइयों के साथ उनकी पढ़ाई लिखाई होती है, जो बिना फ़ी दे के पढ़ते हैं, फ्री के स्कूल में पढ़ रहे हैं। लेकिन दोनों का, जबकि सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों का कोई आरक्षण नहीं है, दूसरी तरफ लाखों रुपए फ़ी देकर जो बड़े घर के लोग पढ़ते हैं वो आरक्षण का फ़ायदा ले जाते हैं। अर्थात कहीं ना कहीं जो शैक्षणिक संस्थान है, जो निम्न श्रेणी की संस्थाओं में प्रतिकूल वातावरण में पढ़ते हैं, उनके बच्चों को भी कहीं ना कहीं संरक्षण होनी चाहिए, कम से कम इंटरव्यू में कुछ संरक्षण होना चाहिए। क्योंकि वह जो अंग्रेजी वातावरण में पढ़ते हैं, जो लाख रुपया महीना देकर पब्लिक स्कूल में पढ़े हैं और जो फ्री के स्कूल में यूनिवर्सिटी में पढ़ करके आए हैं, दोनों के सुविधाओं में कुछ ना कुछ अंतर होगा। अतः कहीं ना कहीं कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जो गरीब लोग सरकारी संस्थान में पढ़ के जाते हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शंस की बात होनी चाहिए। यह जो है कहा जाए, एक तरफ लाखों रुपया महीना देकर स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, एक जो है फ्री के स्कूल में सरकारी संस्था में पढ़ने वाले, दोनों बच्चों को समान आधार पर नहीं आंका जा सकता है। इसलिए इंटरव्यू बोर्ड वगैरह में कहीं ना कहीं कुछ जाने अनजाने में उपेक्षा हो जाती है दलित वर्ग, गरीब वर्ग के बच्चों के स्कूलिंग के कारण। अतः इस पर भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। आरक्षण के विभिन्न आयाम पर जब हम चर्चा करेंगे तो हम प्रत्येक बिंदु को करेंगे। आज जो है मेरा जो फोकस का बिंदु था इंट्रोडक्शंस में कुछ बातें बताना और 64वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा का कट ऑफ मार्क्स जो सामान्य का 535 हो गया और आरक्षित वर्ग का 535 हो गया, सामान्य का 513 हो गया, आरक्षित वर्ग का 513 हो गया। क्या यह जो आरक्षण का नेचुरल जस्टिस है, नर्स द बेबी, प्रोटेक्ट द चाइल्ड, गाइड द बॉय एंड फ्री द एडल्ट के अनुसार है? क्या यह आरक्षण का जो सोशल सिक्योरिटी मेजर के रूप में सहायता देना है, क्या उसके अनुसार है? इस पर आम लोगों से कहते हैं कि वह चिंतन करें, मनन करें और अगर कहीं आवश्यकता हो तो कानून की जो उपलब्ध कानून है उसकी संशोधन की बात हो, उस पर नए इंटरप्रिटेशंस की बात हो। मात्र यह हम जो है अगर ऑप्शन हम दे देते हैं कि हम पे पिछड़े वर्ग का आरक्षण चाहिए, उसके आधार पर हमारा सामान्य वर्ग में जाने का अधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए। अगर हम डर से, भय से, बहुत कठिन प्रतियोगिता है, गरीब बच्चे के लोग अगर वह अपना ऑप्शन दिए हैं कि हमको पिछड़े वर्ग का लाभ मिलना चाहिए और वह मेरिट में भी आ जाते हैं, तो अभी उनको सामान्य वर्ग में न रखकर पिछड़े वर्ग में आंका जाता है। इस पर भी कहीं ना कहीं गाइडलाइंस और चिंतन करने की आवश्यकता है। मेरा उद्देश्य एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की दिशा में आरक्षण के नियमों की व्याख्या है। क्योंकि हमारे संविधान निर्माताओं ने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में एक नेशनल लाइफ की कल्पना की है, एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ की कल्पना की है, साथ ही साथ एक जो है न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की बात की है। वह न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर
सामाजिक होगा, आर्थिक होगा, राजनीतिक होगा, शैक्षणिक होगा, सभी दृष्टि से न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की दिशा में आरक्षण के नियमों को लागू किया जाना मेरे समझ से महत्वपूर्ण है और इस पर चर्चा होनी चाहिए एक आदर्श व्यवस्था बनाने के लिए। इसी दृष्टि से मैं आरक्षण पर आज चर्चा प्रारंभ किया हूँ। अगर मेरा यह आरक्षण पर चर्चा आपको उचित लगता हो तो इस पर चर्चा करें, इसकी व्याख्या करें, आपस में विचार विमर्श करें और कहा जाए कि एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण में आप आगे बढ़ें। इन्हीं उद्देश्य से मेरा यह प्रेजेंटेशन पार्ट 1 के रूप में है। अगर यह इसे अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर अगले दिन पार्ट 2 के रूप में अन्य बिंदु रिजर्वेशन से संबंधित नए आयाम को लेकर चर्चा करेंगे और एक न्यायपूर्ण सोशल ऑर्डर के निर्माण की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद।